प्लांट्स के अलावा ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। तो हेलो डियर बच्चा पार्टी, कैसे तुम लोग। आई एम योर टीचर कृतिका राठौर और इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। ठीक है, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखेंगे अपन, अमीबा में कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे होता है, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को तो एकदम डिटेल में देखेंगे। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है जिस पर हम ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, अब डायरेक्टली कैसे डिपेंड होते हैं कि या तो मैं डायरेक्टली प्लांट्स खा लूं, जैसे मैंने पालक की सब्जी खा ली, मैंने गोभी की सब्जी खा ली, तो मैंने डायरेक्ट प्लांट खा लिया। और इनडायरेक्टली मैं कैसे डिपेंड हो सकती हूँ कि मैं फिश खा रही हूँ, और फिश है जो प्लांट पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। तो इनडायरेक्टली मतलब मैं जो भी खा रही हूँ वो किस पर डिपेंडेंट है? वो अल्टीमेटली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पजेस द एबिलिटी, उनके पास मतलब इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर पाए। सो दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे एनिमल्स हो गया, फंजाई हो गई। ठीक है, अब देख लो भैया, अब इसमें भी ना 3 टाइप्स होते हैं ना। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी 3 टाइप्स आते हैं। एक होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब होता है कि फूड लेना, फूड अपन ने बॉडी के अंदर लिया और बॉडी के अंदर ही अपन ने उस फूड पर एंजाइम्स रिलीज करी और उस फूड को बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत ही स्मॉल सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। उनका बॉडी स्ट्रक्चर बेटा इतना डेवलप नहीं होता है कि वो पूरा फूड अंदर लें फिर उसके ऊपर एंजाइम्स रिलीज करके उसको डाइजेस्ट करें। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो फूड को बाहर ही फूड के ऊपर बाहरी एंजाइम्स रिलीज करते हैं, बाहरी उस फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, फिर जब वो फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वो इंजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर ले लेते हैं। फिर होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहते हैं या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे फूड लेते हैं। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, जैसे टेप वॉर्म्स हो गया। तो टेप वॉर्म्स बोलते हैं ना, पेट में कीड़े हो गए, गवर्नमेंट कीड़े की दवाई भी बांटती है। तो पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो होता ये कि हम खाना तो खाते रहते हैं लेकिन हमें तब भी हर आधे घंटे भूख लगती जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारा जो खाना है ना वो तुम्हें नहीं लग रहा, वो जो कीड़े हैं, वो जो टेप वॉर्म्स है ना, वो उस खाने को खाते जा रहे हैं। तो ये तो हो गया एंडोपैरासाइट्स, जो अपनी बॉडी के अंदर जो पैरासाइट्स अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। या फिर जब तुम्हें लाइस, टिक्स है ना, जुएं वगैरह हो जाते हैं तो ये डैंड्रफ हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। तो वो क्या है, एक्टोपैरासाइट से, इनकी बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो इसमें आ जाता है कस्कुटा, ये एक प्लांट पैरासाइट है, टिक्स आ जाता है। ओके, फिर बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव कैन बी डिजाइन अ एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तो ऑटोट्रॉफ का आ गया, इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। अब बेटा इसमें ये होता है कि कौन ऑर्गेनिज्म कैसा और किस तरीके से न्यूट्रिशन लेगा, है ना, किस तरीके से वो खाना खाएगा, वो डिपेंड करता है उसके सराउंडिंग पर और उसके बॉडी स्ट्रक्चर पर। जैसे अमीबा है, अमीबा इतनी छोटी सी और वो पानी में रहती है, वो सिंगल सेल्ड है, तो उसका जो फूड लेने का तरीका होगा वो अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका जो बेटा प्रोसेस होगा, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, वो अपन से काफी अलग होगा। वहीं अपन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो अपना प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा। वहीं फिश तो पानी में रहती है, तो उसकी फूड हैबिट्स डिफरेंट है क्योंकि उसका सराउंडिंग डिफरेंट है। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है उनके फूड हैबिट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड देयर एनवायरनमेंट। So for example, whether the food source is stationary or mobile, such as deer, है ना, would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by cow and the lion. अब जैसे बेटा ग्रास है तो ग्रास कहीं मूव नहीं कर सकती, वो तो स्टेशनरी होती है। वहीं जो मोबाइल मतलब से डियर जो होता है वो मूव कर सकता है, इसलिए उसको मोबाइल बोल रहे हैं। मोबाइल मतलब वो चलाने वाला मोबाइल नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि काव जो होगी वो अलग तरीके से फूड एक्सेस करेगी। काव क्या होती है, हर्बीवोर होती है, तो वो ग्रास खाएगी, वो स्टेशनरी फूड एक्सेस करेगी। और वहीं जो लॉयन है वो तो कार्निवोर होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ
एनिमल्स के फ्लैश पर ही डिपेंड होता है अपने खाने के लिए, तो वो डियर को एक्सेस करेगा। सो देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। तो जैसे मैंने सैप्रोफाइट्स का बताया था कि वो बॉडी के बाहर ही एंजाइम्स रिलीज करते हैं, उस फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर वो जो फूड होता है जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लेते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड लेना, उसके ऊपर पानी छिड़कना, उसको थोड़े से वार्म इन्वायरमेंट में रख देना, क्योंकि फंजाई को वार्म और मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट बहुत पसंद आता है। उस पर ग्रीन ग्रीन या ग्रेश पैचेस ग्रो हो जाएंगे, है ना, ऐसे वो होती है फंजाई। ठीक है, तो फंजाई भी सैप्रोफाइट ही होती है। अदर्स टेक इन होल मटेरियल, या फिर जैसे हम है तो हम तो पूरा मटेरियल ले लेते हैं, फिर उसको बॉडी के अंदर ही उस पर एंजाइम्स रिलीज करके उसको डाइजेस्ट करते देन एब्जॉर्ब करते हैं। सो वी परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। अब होता क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स है, हमारे पास हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स हैं, इसलिए हम होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। बट जो फंजाई होती है वो तो कितनी मतलब सिंपल होती है ना, उनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, तो उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बेटा कि वो सारा जो फूड है उसको पहले बॉडी के अंदर ले ले फिर उसको तोड़े आराम से बैठ के, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकती है। तो बॉडी डिजाइन पर डिपेंड करता है कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। सो सम अदर ऑर्गेनिज्म डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, है ना। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं फूड के लिए, कुछ होते हैं जो इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं, है ना, मतलब दूसरों को मार के खाना खाते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कस्कुटा, टिक्स, लाइस, है ना, ये पैरासाइट्स होते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो किल करके खाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी होते हैं जो विदाउट किलिंग, मतलब विदाउट, जैसे पैरासाइट से तुम्हें जुए हो गए तो जुए होने की वजह से तुम मर तो नहीं जाओगे ना, लेकिन जो जुए होते हैं, जो टिक्स होते हैं, लाइस होते हैं, वो तुमसे न्यूट्रिशन तो लेते जा रहे हैं लेकिन तुमको किल नहीं कर रहे, तो वो भी क्या होता है, पैरासाइट्स ही होते हैं। फिर हाउ ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे लेते हैं, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अलग तरीके से लेते हैं, वो अपने पूरी बॉडी सरफेस से फूड लेते हैं। इधर देख लेते हैं अमीबा अपना फूड कैसे लेती है, इसकी 5 स्टेप होती है, इसको मैं बता देती हूँ। सबसे पहली स्टेप होती है, जैसे अमीबा है ना, फर्स्ट स्टेप होती है बेटा इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है फूड लेना। तो फूड लेने के लिए अमीबा क्या करती है, देखो जो वाटर करंट होता है, जो पानी का बहाव होता है, अमीबा भी उस पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। फिर जैसे उसको फूड मिल गया तो ये फूड है उसको वो एनसर्कल कर लेगी, पूरा सराउंड कर लेगी और ना घेरा बना देगी। जैसे स्कूल के दोस्त नहीं बोलते तू तो बाहर में, दोस्त नहीं बेटा, फिर वो दुश्मन हो गए, ठीक है। तो ये फूड है, इसको ये सराउंड कर लेती है, ठीक है। और ये फेक फीड्स बनाती है, क्या बनाती है, ये तुम्हें दिख रहा है कि इसके पैर है, लेकिन ये पैर नहीं होते हैं, पैर जैसा स्ट्रक्चर होता है बस। इसको बोला जाता है सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। चकमा दे रही है तुमको कि ये मेरे पैर है, ठीक है, पैर है नहीं। तो सूडोपोडिया बना के उसने फूड को सबसे पहले तो सराउंड किया, एनसर्कल किया, फिर उसके बाद उसने फूड को अंदर ले लिया, वैक्यूल के अंदर, ठीक है। किसमें डाल लिया, वैक्यूल के अंदर डाल लिया, फूड वैक्यूल में। इस प्रोसेस को बेटा अपन बोलते हैं, नहीं ये तो इंजेशन में आ गया। फिर ये जो उसने फूड वैक्यूल में फूड लिया है, इसको ये ब्रेक डाउन करती है ना, डाइजेस्ट करती है, तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डाइजेशन। फिर थर्ड स्टेप में ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसको पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब कराती है, ठीक है, उसको पूरी बॉडी में ये एब्जॉर्ब कराती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो खाना होता है उसका रेस्पिरेशन होता है, मतलब इस फूड से एनर्जी रिलीज करवाई जाती है ना। फोर्थ प्रोसेस में इस फूड से, जो कि उसने पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब कर दिया है ना, ट्रांसपोर्ट कर दिया, उस फूड से फिर एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है ना। उस एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और फिर इस एनर्जी को अमीबा यूज करेगी अपनी लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने में। फिर फिफ्थ प्रोसेस में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अपनी उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको साइड से थोड़ा सा रप्चर करती है, ठीक है। फिर उसको फूड को एक्सक्रीट आउट कर देती है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो अमीबा में बेटा न्यूट्रिशन इस तरीके से होता है कि अमीबा सबसे पहले फेक फीड्स जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ना, जो भी फूड होता है उसको एनसर्कल कर लेती है और इंगल्फ कर लेती है फूड वैक्यूल में, उसको बोलते हैं इंजेशन, फूड को अंदर लेना। फिर उस फूड को वो ब्रेक डाउन करती है, उसके ऊपर एंजाइम्स छोड़ती है, उसको बोलते हैं डाइजेशन।
फिर उसके बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी में पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है और उस एनर्जी को अपनी लाइफ प्रोसेसेस में यूज करती है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको वो एक्सक्रीट आउट कर देती है अपनी मेम्ब्रेन को थोड़ा सा रप्चर करके, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अमीबा का मैंने अच्छे समझा दिया है। पैरामीशियम कैसे करता है, ये सारी प्रोसेस यहाँ पे देख लेना तुम लोग। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर पैरामीशियम देखो, इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल हैज अ डेफिनेट शेप एंड फूड। अच्छा, पैरामीशियम चप्पल जैसे शेप का दिखता है, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक स्पॉट फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। जैसे पैरामीशियम है तो पैरामीशियम क्या करता है कि ये उसकी बॉडी है ना, बेटा चप्पल जैसा लग क्यों नहीं रहा है, मुझसे चप्पल तक नहीं बन पा रही है, रुको। जैसे पैरामीशियम होता है, इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो ये एक स्पॉट पर ना फूड ले लेता है, फिर उस फूड को ऑल ओवर द बॉडी वो पहुंचाता है ना, सेम प्रोसेस अप्लाई करता है। चल, फिर ये एक्टिविटी है, बोलना क्या चाह रहा है। Take 1 ml starch solution in 2 test tube. Add 1 ml saliva to test tube A and leave both test tube. ये तो तुम पढ़ पाओगे जब तुम न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बींग्स पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद मैं एक्टिविटी करवाती हूँ। तो न्यूट्रिशन, फिर तो ये एक्टिविटी तुम खुद भी कर पाओगे क्योंकि बहुत आसान सी है। स्टार्च के बारे में तुमको बताना है, कौन सा ब्लू ब्लैक होगा, कौन सा कुछ नहीं होगा। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं ना क्या करना है उसका। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में कैसे न्यूट्रिशन होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। अपनी बेटा एलिमेंट्री कैनाल होती है, 7th में पढ़ा होगा, वो माउथ से लेकर एनस तक होती है। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डेंटल कैरीज क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। मतलब जैसे होता क्या है कि हमने खाना खाया, हमने 2 टाइम, अगर हम 2 टाइम ब्रश नहीं करते या फिर खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन एक घुट पी लो और ऐसे मुंह को ऐसे करो, ठीक है, ताकि जितना भी दांत में कुछ फंसा हो चले जाए अंदर, है ना। तो होता ही है कि जैसे अपन ने चॉकलेट बहुत ज्यादा खा ली या फिर ब्रश नहीं किया 2 टाइम्स, तो दांत के बीच में कुछ फंसा ही रह जाता है। फिर फंसा रह जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया फीड करते हैं, तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से अपनी जो इनेमल होती है, जो बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो तक डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है और अपने दांत में ऐसी कैविटी सी बनती जाती है, थोड़ा छेद सा बनता जाता है, उसको बोलते हैं कैविटी। टूथ डिके भी बोलते हैं, दांत का सड़ना, ठीक है। इससे अपनी इनेमल जो होती है, और जब तक दांत होते हैं ना वो सॉफ्ट होते जाते हैं, मतलब कमजोर होते जाते हैं। इट begins when, मैंने बता दिया कि it act on sugar produce softens or demineralizes the enamel. Masses of bacterial cell together with food stick dental plaque. Saliva cannot, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक। तो डेंटल कैरीज मतलब दांतों का ध्यान रखो, ब्रश करो 2 टाइम, ठीक है। फिर एटीपी क्या होता है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेस। एटीपी क्या होता है, एनर्जी करेंसी, ठीक है। The energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule. बेटा जो जैसे अपन रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या रिलीज होता है, रेस्पिरेशन मतलब होता है रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, ठीक है। रेस्पिरेशन में इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी होती है वो एटीपी के फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर लिखा भी होगा, लिखा है कि नहीं लिखा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब होता है 3, तो 3 फोस्फेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, फोस्फेट ग्रुप होते हैं, वो इस तरीके से अटैच रहते हैं एक दूसरे से। जब भी जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलने में मुझे एनर्जी लग रही, तो ये जो फोस्फेट होता है वो ऐसे एक बॉन्ड टूटता है, जब टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी एनर्जी को अपन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है फिर एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। फिर जब हम वापस से खाना लेते हैं तो फिर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो जो एनर्जी होती है फिर वापस से एक यहाँ पर जो फोस्फेट पड़ा होता है इसको यहाँ से ज्वाइन कर देती है और एनर्जी फिर इधर स्टोर हो जाती है। तो वो चीज यहाँ लिखी हुई है, ठीक है।
अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे समझ लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले तो माउथ से अपन फूड ले रहे हैं। सेकंड टीथ में अपन क्या करते हैं, टीथ से अपन उस फूड को ग्राइंड करते हैं, ठीक है, ग्राइंड करते हैं। और टंग क्या करती है, फूड को रोल करती है, फूड को टेस्ट करती है, फूड को स्वेलो करती है और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। फूड को मिक्स कर देना सलाइवा के साथ। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट करना, है ना, म्यूकस सिक्रीट करना। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय सलाइवा। चलो मैं इसको अच्छे समझाती हूँ हो क्या रहा है। बेटा अपन ने फूड लिया, अब वो जो फूड होता है टीथ उसको च्यू करता है, टंग होती है उस फूड को टेस्ट करती है ना, स्वेलो करने में हेल्प करती है ना, उसको रोल करने में हेल्प करती है और सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। दूसरी चीज यहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा रिलीज करते हैं। सलाइवा में एक एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज होती है, जो अपन फूड ले रहे हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होगा तो स्टार्च के फॉर्म में होगा, मैं स्टार्च लिख देती हूँ। तो ये स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देती है, ग्लूकोज में। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है ना, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय सलाइवा। ग्लूकोज को तुम यहाँ शुगर भी बोल सकते हो, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। फिर क्या होता है, फिर फूड जो होता है वो टंग स्वेलो कर देती है और वो जाता है ईसोफेगस में। अभी अपन डायग्राम भी देखेंगे। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब बेटा जो ईसोफेगस होती है ना, ईसोफेगस में ना कुछ मसल्स होती हैं, उन मसल्स को बोला जाता है स्फिंक्टर मसल्स। क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर मसल। ये जो स्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है ना, और ऐसे पुश मूवमेंट मतलब शो करती है, ठीक है, ताकि जो भी तुमने फूड लिया है वो नीचे चले जाए, है ना, पुश डाउन हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, इस तरीके के जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाले जो मूवमेंट्स होते हैं उसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इस प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टेंसिस, ठीक है। फिर बेटा खाना जाता है स्टमक में। स्टमक में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक की जो वॉल्स होती है ना वो 3 तरीके के जूस रिलीज करती है। स्टमक की जो वॉल्स होती है वो 3 तरीके के जूस रिलीज करती है, उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसमें 3 चीजें आती हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या काम होते हैं बताती हूँ। एक होता है पेप्सिन, पहले तो ये पेप्सिनोजेन होता है, पेप्सिनोजेन, ठीक है। और तीसरा होता है म्यूकस। तो स्टमक की जो वॉल होती है, उसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कि 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बेटा 2 काम होते हैं। पहला काम होता है जितने भी बैक्टीरिया है उसको किल कर देना बॉडी में, क्योंकि जब हम फूड खा रहे हैं फिर हमारे आसपास अभी बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है फूड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, उसको मार देता है। दूसरा इसका काम ये होता है कि बेटा पेप्सिनोजेन एक एंजाइम है, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। अगर इसको एक्टिवेट होना है तो इसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। ये जो पेप्सिन होती है, फिर पेप्सिन का क्या फंक्शन है, तो पेप्सिन जो होती है वो प्रोटीन डाइजेस्ट करती है। प्रोटीन डाइजेशन मतलब होता है फूड को तोड़ देना, है ना, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करती है। फिर आता है बेटा म्यूकस। अब अपने स्टमक में इतना हार्मफुल एसिड रिलीज हो रहा है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत हार्मफुल होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब जैसे एसिड अटैक्स होते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स यूज करते हैं, वो बोन को तक डिफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अपने स्टमक को उससे बचाने के लिए रिलीज होता है म्यूकस। कौन रिलीज करता है, अगेन स्टमक की वॉल्स, है ना। तो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम HCl, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो स्टमक का फंक्शन समझ में आ गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा जो फूड होता है वो कंप्लीटली
डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोलते हैं इसको। ऐसा क्यों बोलते हैं वो भी इधर अपन देख लेते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें 3 जगह से सिक्रीशंस आ रहे होते हैं, इसको समझो। यहाँ पर डायग्राम भी देखना ही पड़ेगा। ये बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है। फूड सबसे पहले माउथ में था, ठीक है। माउथ में थी सलाइवा माइलेज, उसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया। फिर इसके बाद बेटा फूड गया 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 इसोफेगस से गए स्टमक में। स्टमक में 3 चीजें रिलीज हुई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है उसको अगर एक्टिवेट होना है तो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोवाइड करता है। वो कन्वर्ट हो जाती है पेप्सिन में और प्रोटीन डाइजेशन कर देती है। पूरा नहीं करती है लेकिन काफी हद तक, मतलब वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देती है, ठीक है। डाइजेस्ट मतलब तोड़ना। फिर उसके बाद बेटा जो फूड फिर HCl होता है, HCl जर्म्स को मारता है और पेप्सिनोजन को उसने एक्टिवेट किया। और म्यूकस जो होता है वो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब बेटा होता ये कि ये जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एक ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है ड्यूडेनम। तो सबसे पहले जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में आता है। कौन से वाले पार्ट में आता है? ड्यूडेनम, ठीक है। अब बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें सिर्फ स्टमक का ही नहीं, यहाँ से और भी सिक्रीशंस आ रहे होते हैं। यहाँ से लिवर जो होता है उसके सिक्रीशंस आ रहे होते हैं, अभी मैं लिख के भी बताऊंगी। और यहाँ पैंक्रियास दिख रहा है, पैंक्रियास से भी इसका सिक्रीशन आ रहा होता है। अब लिवर से क्या आता है, पैंक्रियास से क्या आ रहा है वो समझ लो अच्छे से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना, उसमें किस किस के सिक्रीशन आ रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस आ रहे हैं, एक तो स्टमक, एक तो लिवर जो उसके राइट साइड में। लिवर से बेटा आ रहा होता है बाइल जूस। क्या आ रहा होता है? बाइल जूस। बाइल जूस का काम होता है फैट्स को एमल्सिफाई करना। एमल्सिफाई मतलब होता है फैट्स को तोड़ना। तो लिवर क्या करता है, उसमें होता है बाइल जूस। बाइल जूस जो होता है फैट को तोड़ता है, एमल्सिफाई करता है। फिर इस साइड बेटा होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास से आ रहा होता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस, ये जो पैंक्रियाटिक जूस होता है इसके पास 2 एंजाइम होती है, एक होती है ट्रिप्सिन, एक होती है लाइपेस। लाइपेस जो होती है वो अगेन फैट को ब्रेक डाउन करती है, फैट को ब्रेक डाउन करती है। और जो ट्रिप्सिन होता है बेटा वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। इतना या समझ में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, तो अभी तुम्हें क्या क्या मिला? तुम्हें टूटा हुआ फैट मिल रहा है ना, ब्रोकन डाउन फैट। तुम्हें डाइजेस्टेड प्रोटीन मिल रहा है, डाइजेस्टेड फैट मिल रहा है, यहाँ से भी डाइजेस्टेड प्रोटीन मिल रहा है। और साथ में ये कार्बोहाइड्रेट, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्टेड मिल रहा है ना। इतनी सारी चीजें मिल रही। तो वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेट। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारे सिक्रीशंस आए, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी अपना एक सिक्रीशन है, वो भी इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है। उस इंटेस्टाइनल जूस में होती है बेटा इंटेस्टाइनल एंजाइम विच कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, जो फाइनली, देखो इसको अपन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फूड जो होता है वो सेल कितना छोटा है, तो फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में सेल में जाना चाहिए, ठीक है। तो फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में कहाँ कन्वर्ट होता है कि उसको और ना तोड़ा जाए, उसको बोलते सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना, कि उसको और ना तोड़ा जाए। जैसे मैथ्स में तुम कैलकुलेशन नहीं करते हो कि 4/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 2/5 आ गया। 2/5 को तुम और नहीं तोड़ सकते, इसको बोला जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैट जो होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन बेटा कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ना छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे 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 फिंगर लाइक, है ना, देखो ऐसे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसको बोलते हैं विलाई। ये जो विलाई होती है ना वो इस शेप की ही क्यों होती है? वो ऐसे स्ट्रेट भी तो हो सकती थी, लेकिन वैसे फिंगर लाइक क्यों है? तो विलाई बेटा इतनी फिंगर लाइक इसलिए होती है ताकि वो सरफेस एरिया बढ़ा सके। विलाई में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। इट इज एनरिच्ड विद ब्लड वेसल्स, ठीक है। विलाई इज एनरिच्ड विद ब्लड वेसल्स। अगर मान लो ये ऐसे ना होके ऐसे सीधी होती तो इसमें ब्लड वेसल्स तो कम आ पाती, ठीक है। अब जो विलाई होती है उसमें ब्लड वेसल्स होती है बेटा। ये जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है, सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंस होता है, ये किस में एब्जॉर्ब हो जाता है? ये ब्लड वेसल्स इसको स्मॉल इंटेस्टाइन से टेकअप कर लेती है, ले लेती हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ द लिवर एंड पैंक्रियाज, ये मैंने बता ही दिया था, ठीक है। आया समझ में?
तो विलाई का सरफेस एरिया ऐसा है, सरफेस एरिया मतलब जो एरिया कांटेक्ट में होता है, तो जो एरिया डाइजेस्टेड फूड के कांटेक्ट में, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, विलाई का सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये विलाई का सरफेस एरिया है। तो ये ऐसे फिंगर लाइक इसलिए होता है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड वेसल्स एकोमोडेट हो सके और इससे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। ठीक है, द फूड इज एसिडिक विच इज मेड एल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। और बेटा देखो, जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होती है ना, उसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, थोड़ा सा बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना, बेसिसिटी चाहिए होती है। तो पैंक्रियास सिक्रीट, इसलिए पैंक्रियास सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस जिसमें एंजाइम्स होती है, जैसे ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करती है, प्रोटीन डाइजेस्ट करती है। लाइपेज जो होती है वो फैट्स को तोड़ती है ना, एमल्सिफाइड फैट्स मतलब टूटे हुए फैट को और तोड़ती है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। अभी भी जो फैट है इंटेस्टाइन में, अभी भी वो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में है, which makes it difficult for the enzymes to act on them, जिस वजह से एंजाइम्स उस पर अच्छे से वर्क नहीं कर पाती। तो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो लिवर से जो बाइल जूस आ रहा होता है वो उसको और छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, जिस वजह से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स होती है वो इसके ऊपर और अच्छे से एक्ट कर पाती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो क्या करता है, अब देखो, जो जितना भी फूड को डाइजेस्ट होना था, डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड तो ब्लड वेसल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से खिसक के बेटा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ चीफ फंक्शन यही होता है कि जितना भी वाटर है ना, बॉडी नहीं चाहेगी कि जो भी यूजफुल सब्सटेंस है उसको बाहर जाने दे, तो जो भी एक्सेस वाटर है, सॉल्ट्स है ना, और क्या है, मिनरल्स हैं, उसको ये उस अनडाइजेस्टेड फूड में से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके वापस बॉडी को दे देगी। ठीक है, फिर फाइनली आपको जो फूड होगा वो पहले रेक्टम में स्टोर होगा। बेटा ऐसा तो नहीं होता है कि तुमने कुछ खाया फिर तुम वॉशरूम चले गए, फिर तुमने कुछ खाया फिर तुम वॉशरूम चले गए। क्यों, क्योंकि जो खाना है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रेक्टम में स्टोर होता जाता है। रेक्टम जब भर जाता है उसके बाद एनस के थ्रू तुम्हें प्रेशर आता है कि अब तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। यहाँ पर पूरी वही चीज दी हुई है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये तुम पढ़ लेना, मैंने एनसीईआरटी का यहाँ पर पूरा पेस्ट कर दिया है ना, मस्कुलर वॉल सेंटर ब्ला 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 ब्ला। चलो ये वाला पैराग्राफ बता देती हूँ। The exit of food from the stomach is regulated by a sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine। बेटा जब खाना जो होता है ना वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होता है, तो यहाँ पर स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। ठीक है, जो धीरे धीरे क्या करती है, इसको खाना देते जाती है। ठीक है, फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक से इस तरीके से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। जैसे स्फिंक्टर मसल्स होती है ना, स्फिंक्टर मसल्स जो होती हैं वो मतलब धीरे धीरे क्या करती है, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी है ना, रिलैक्स करेंगी, ताकि जो फूड है वो धीरे धीरे कहाँ चले जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाए। जैसे थोड़ा फूड जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गया तो जो स्फिंक्टर मसल होगी वो क्लोज हो जाएगी, मतलब क्लोज कर देगी इस पाथ को। फिर उसके बाद ये खाना जब थोड़ा ऐसे एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर ये और फूड मटेरियल को आने देगी इस तरीके से। The length of the small intestine differs in various animals, ये important point है, depending on the food they eat। Herbivores, देखो herbivores की जो small intestine होती है ना बड़ी होती है as compared to ओमनिवोर्स या कार्निवोर्स, है ना। ऐसा देखो क्यों होता है, हर्बीवोर्स के स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बड़ी होती है बेटा क्योंकि वो ग्रास खाते हैं, और ग्रास को डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट काम है और मीट को डाइजेस्ट करना इजी काम है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है ताकि फूड का डाइजेशन एफिशिएंटली हो पाए। फिर डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये सारी चीजें जो मैंने बताई है वो अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए ये चीज लगा दी है। ठीक है, इसमें डिफिकल्ट लैंग्वेज इस पार्ट में नहीं है, इसलिए ये वाला पार्ट अगर मैं लाइन बाय लाइन ना पढ़ाऊं एनसीईआरटी का तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है। ठीक है, चलो। Why is small intestine in herbivores longer than in carnivores? मैंने बता ही दिया कि प्लांट का जो फूड होता है उसमें होता है सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बड़ी होती है। ये सीबीएसई 2022 में आया था।
फिर सीबीएसई 2023 में मेंशन द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन में कैसा न्यूट्रिशन होता है। अच्छा एक चीज और मैं अच्छे से समझा देती हूँ पाइल अप करने के लिए, ठीक है। कौन सी चीज समझानी है मुझे? 5 प्रोसेस होती है हमारी, जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन होती है ना ह्यूमन बींग्स में, वो 5 होती है, जैसे अमीबा में होती है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। 7th क्लास में आता है ये, है ना। पहली प्रोसेस होती है बेटा इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है कि फूड को बॉडी में लेना, फूड इज टेकन इनसाइड बॉडी। फिर होता है बेटा डाइजेशन, मतलब जो भी तुमने बॉडी में फूड लिया है ना उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वंस। फॉर्म वंस तो लिविंग के लिए लगाते हैं, फॉर्म्स, ठीक है। थर्ड प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन। अब जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको अपन क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कराते हैं। तुम्हारे मन में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के बाद क्वेश्चन तो आया होगा कि मैम विलाई ने तो फूड को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन अब उसका क्या होगा, ठीक है। फिर फोर्थ प्रोसेस होती है एसिमिलेशन। अब ये जो बेटा फूड होता है ना, डाइजेस्टेड फूड, ये ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होता होता हर सेल तक पहुंचता है। सेल में जैसे ग्लूकोज है ना, तो सेल में इससे प्रोड्यूस करवाई जाती है एनर्जी, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, थोड़ा सा वाटर वेपर, ठीक है। और फिर इस एनर्जी को अपन यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। इस प्रोसेस को बोला जाता है एसिमिलेशन, ठीक है, कि यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इन टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। फिर और ये तो ग्लूकोज का था मैम। प्रोटीन और फैट्स कहाँ जाते हैं, तो बेटा जो प्रोटीन होता है वो रिपेयर करता है अपने डैमेज टिश्यूज को, ठीक है। फिर फैट्स का क्या यूज होता है, फैट का यूज होता है हमें एनर्जी देना, तो फैट भी हमें एनर्जी देता है ब्रेक डाउन होके। फिर इजेशन मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो अपनी बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू एनस, तो वो प्रोसेस हो जाती है इजेशन। तो इन सबको मैंने यहाँ पर सम अप कर दिया, ठीक है। डाइजेस्टिव प्रोसेस को भी मैं एक बार सम अप कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देख लो। डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले बेटा फूड आता है माउथ में। फ्लो चार्ट बना देती हूँ। माउथ में होते हैं टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स, वो माउथ में नहीं होते, इधर होते हैं, लेकिन वो सलाइवा रिलीज करते हैं। तो सबसे पहले जो भी अपन फूड लेते हैं वो बेटा स्टार्च के फॉर्म में होता है। टीथ उस फूड को च्यू करते हैं, ठीक है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं। टंग जो होती है वो उस फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। टीथ च्यू करते हैं, टंग मिक्स करती है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मिक्सिंग च्यूड फूड विद सलाइवा, इसको बोला जाता है मैस्टिकेशन। अब जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होती है सलाइवरी अमाइलेज, जो इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में। ठीक है, वैसे ये यहाँ पर अल्टीमेटली ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट करती, 70% नहीं, ये 30 या 70% डाइजेस्ट करती है, ये नंबर मुझे देखना पड़ेगा, उतना डाइजेस्ट करती है। ग्लूकोज तो लास्ट में बनता है, ठीक है। फिर माउथ से फूड जाता है बेटा ईसोफेगस में। 11th में अगर बायो लोगे तो इसका डिटेल तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन अभी याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेना। कुछ स्टार्च को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, सारे को नहीं कर पाती है ना। कुछ स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है सलाइवरी अमाइलेज, सारे को नहीं कर पाती है। फिर ईसोफेगस में होता है पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टेल्सिस होता है, मतलब फूड पाइप की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है ताकि फूड पुश डाउन हो सके, और चला जाता है स्टमक में। स्टमक में बेटा जो वॉल्स होती है स्टमक की वो रिलीज, उसमें होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। वो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें पाया जाता है HCl, पेप्सिन ना, पेप्सिनोजन होता है सबसे पहले तो। फिर एसिडिक एनवायरनमेंट भी एक्टिवेट हो जाती है और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब HCl उसको एक्टिवेट कर देता है जब फूड आ रहा होता है ना।
फिर उसके बाद म्यूकस। म्यूकस क्यों होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से स्टमक को बचाने के लिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? एक तो पेप्सिन को एक्टिवेट कर, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरा इसका काम होता है जर्म्स को किल करना, ठीक है। और जो पेप्सिन होती है बेटा वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। फिर उसके बाद जो फूड होता है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा 3 तरीके के सिक्रीशंस आ रहे होते हैं, एक तो स्टमक से, ठीक है, एक आ रहा होता है पैंक्रियास से, पैंक्रियाटिक जूस। उस पैंक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम्स होती हैं, ट्रिप्सिन होता है ना, ट्रिप्सिन होती है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और इसको क्या चाहिए होता है? थोड़ा सा एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो इसको देता है बाइल जूस, ठीक है। तो ट्रिप्सिन सबसे पहले प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, लाइपेज होती है, फिर लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करती है। फिर जो फैट होता है वो एकदम प्रॉपरली पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता है, मतलब हल्का फुल्का पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। तो लाइपेज सबसे पहले फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देती है, फिर इस मॉलिक्यूल को और छोटे मॉलिक्यूल में कौन कन्वर्ट करता है? अंडू। फिर इस फैट ग्लोब्यूल्स पर, है ना, डाइजेस्टेड फैट ग्लोब्यूल्स पर एक्ट करते हैं बाइल जूस, और बाइल जूस इसको कन्वर्ट कर देता है फाइनली और छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। और ये कहां से आ रहे होते हैं? लिवर से, और थोड़ा जूस लिवर गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन भी अपने कुछ जूसेस रिलीज करती है, इंटेस्टाइनल जूसेस, जिससे फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है कि उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और एक्सेस सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना। स्टेट द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ह्यूमन डाइजेशन, मैंने बताई दिया कितनी बार तो, ठीक है। फिर विच एंजाइम इज सिक्रेटेड इन ह्यूमन सलाइवा फॉर डाइजेशन? अमाइलेज, इसको पटाइलिन भी बोलते हैं ना, टाइलिन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन टेपवर्म्स इज पैरासिटिक। In humans, digestion of proteins begins in mouth. Which of the following organisms show holozoic nutrition? Holozoic amoeba. Bread mold obtains nutrition by saprophytic nutrition. Heterotrophic mode of nutrition में different type के organisms में different types of modes of nutrition होता है, जो उनके सर्वाइवल के लिए और उनको सस्टेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन। बाय बाय।